हेलो स्टूडेंट्स, पीस बैच ऑनलाइन एजुकेशन पॉलिटिकल साइंस की रेगुलर क्लासेस। देखिए, अब तक हमने जो आपका पढ़ा था वो अमेरिका की सैन्य शक्ति या सैन्य वर्चस्व के बारे में पढ़ा था। इस चैप्टर में कि समकालीन विश्व में अमेरिका का वर्चस्व या अमेरिकी वर्चस्व, एक ध्रुवीय स्थिति को जो हम पढ़ रहे हैं उसमें हमने उसकी सैन्य शक्ति और उसके जो ऑपरेशन अभियान जो किए गए थे सेना द्वारा, अमेरिका के जो अमेरिका की सेना ने विश्व में जो संचालन किया इन अभियानों का, वो हमने अब तक पढ़े थे। चाहे वो ऑपरेशन डेजर्ट हो, चाहे वो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम हो, ये हमने पढ़ लिए। उसकी सैन्य शक्ति का वर्चस्व हम पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं। आप इसको रेगुलरिटी के साथ समझने के लिए पीस बैच ऑनलाइन एजुकेशन पर पॉलिटिकल साइंस की जो ये सीरीज है, फर्स्ट चैप्टर से लेकर चल रही है जो हमारी लगातार, ये आप देखें, अच्छे से आपको समझ में आएगी। इस चैप्टर के बाकी पार्ट भी हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है, आप ये देख सकते हैं। आपको बेहतर ढंग से अच्छे से ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब पढ़ेंगे वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ में या ताकत के रूप में। वर्चस्व ढांचागत ताकत, उसका प्रशासनिक या आर्थिक स्वरूप। आप जो इसमें दिया हुआ आपकी ये जो हेडिंग है वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ में, आपको बस इतना ही समझना है, ढांचागत जो स्वरूप है इसका, उसकी अर्थव्यवस्था से उसको आपको लगाना है। ठीक है, यही है इसका मतलब। अब इसमें पढ़ते हैं वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ में। देखिए, वर्चस्व का दूसरा अर्थ पहले अर्थ से बहुत अलग है। पहले हमने जो पढ़ा वो सैन्य शक्ति का स्वरूप था, उसका वर्चस्व था सैन्य शक्ति का। ये है उसकी आर्थिक स्थिति का। इसका रिश्ता वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक खास समस्या है। इस समझ की बुनियादी धारणा है क्या? देखिए, मैं आपको बता दूं, जो आपकी ढांचागत ताकत है, वर्चस्व का ढांचागत ताकत का जो अर्थ है वो अर्थव्यवस्था से संबंधित है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अमेरिका का जो वर्चस्व है उसमें ढांचागत ताकत जो दिया है, वर्चस्व ढांचागत ताकत के अर्थ में, इसका मतलब या इसका जो मीन्स है आप लगा सकते हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित है। अमेरिका आर्थिक रूप से दुनिया में सबसे ताकतवर है। क्या है? दुनिया में सबसे ताकतवर है अमेरिका। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अमेरिका का वर्चस्व है। क्या है? अमेरिका का वर्चस्व है वैश्विक अर्थव्यवस्था में। वैश्विक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अमेरिका बहुत आगे निकल चुका है। ठीक है, ये है इसका सीधा सीधा मीन्स या मतलब। आगे देखें कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपनी मर्जी चलाने वाला एक ऐसा देश जरूरी होता है जो अपने मतलब की चीजों को बनाए और बरकरार रखे। ऐसे देश के लिए जरूरी है कि उसके पास व्यवस्था कायम करने के लिए कायदों को लागू करने की क्षमता और इच्छा हो। साथ ही जरूरी है कि वह वैश्विक व्यवस्था को हर हालत में बनाए रखे। देखिए, इस विश्व पटल पर या विश्व राजनीति में, विश्व अर्थव्यवस्था में एक मर्जी चलाने वाला यानी कि एक वर्चस्व वाला देश जरूरी है, जो अपने मतलब की चीजों को, जो आप बोल सकते हैं विश्व पटल पर वो जो लागू करता है, वो करता तो अपने मतलब के लिए, अपने फायदे के लिए है, उनको बरकरार रखने के लिए। लेकिन आप ये मान सकते हैं इन देशों की जो है, इस शक्तिशाली राष्ट्र की जरूरत विश्व को जरूर होती है। उसके पास व्यवस्था कायम करने के लिए कायदों को लागू करने की क्षमता और इच्छा होती है। आप ये मानते हैं शक्तिशाली जो राष्ट्र है वो ऐसे ही तो है नहीं, वो उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सैन्य शक्ति मजबूत होगी, और जब वो किसी चीज को लागू करेगा, जब किसी चीज को आप संभालेगा, तो आप जाहिर सी बात समझ सकते हैं कि विश्व के जो अन्य देश हैं उसके साथ कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते, या आप बोल सकते हैं कि उनके साथ थोड़ी सी जो मनमर्जियां जो चलती हैं, क्योंकि आप ये अच्छे से समझते हैं कि जिस प्रकार से हर संभव प्रत्येक व्यक्ति की सोच अलग होती है, उसी प्रकार से यहाँ व्यक्ति से आशय आप लगा सकते हैं राष्ट्र की। सभी राष्ट्र की अपनी अपनी राजनीति होती है, सभी की अपनी अपनी परिदर्शिताएं होती हैं, वो अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं। लेकिन जब एक ताकतवर देश उनको फॉलो करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं उनको किसी चीज में लगाने के लिए करता है, तो उसके पीछे चलने वाले, पिछलग्गू स्थिति में चलने वाले जो राष्ट्र होते हैं, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं उसके दबाव मानकर वो जरूर चलते हैं। तो ऐसे विकसित राष्ट्र की जरूरत है विश्व को। ठीक है, साथ ही जरूरी है कि वैश्विक व्यवस्था
हर हालत में बनाए रखे हुए है। और दबदबे वाला देश ऐसा अपने फायदे के लिए करता है, लेकिन अक्सर इसमें कुछ अपेक्षित हानि उठानी पड़ती है। जहां वो करता तो अपने फायदे के लिए है, कहीं ना कहीं क्या करता है वो अपने फायदे के लिए, मुनाफे के लिए, लेकिन उसमें आप ये भी सोच सकते हैं कि कुछ हानियां भी उठानी पड़ती हैं उनको। देखिए आगे, दूसरे प्रतियोगी देश वैश्विक अर्थव्यवस्था के खुलेपन का फायदा उठाते हैं। जो दूसरे जो प्रतियोगी जो देश हैं वो वैश्विक अर्थव्यवस्था है जो उसके खुलेपन का फायदा भी उठाते हैं, जबकि इस खुलेपन को कायम करने रखने के लिए उन्हें कोई खर्च भी नहीं करना पड़ता। वर्चस्व के इस दूसरे अर्थ को ग्रहण करें तो इसकी झलक हमें विश्वव्यापी सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने की अमेरिकी भूमिका में मिलती है। अगर आपको देखा जाए कि इस आर्थिक वर्चस्व का मतलब है क्या, सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने के लिए, ठीक है, सार्वजनिक वस्तुओं को मुहैया कराने के लिए। अब सार्वजनिक वस्तुओं से आशय, आप बोलेंगे सार्वजनिक वस्तुएं हैं क्या? देखिए, अगर सार्वजनिक वस्तुओं की बात हो तो आप मान सकते हैं, उदाहरण के लिए दिया आपकी बुक में दिया हुआ है, जिस प्रकार से प्रकृति की हम बात करें, प्रकृति में जिस प्रकार से वायु होती है, जो हवा है, वो कोई ऐसा है नहीं कि किसी पर्टिकुलर राष्ट्र के लिए है या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए है, बल्कि वो तो आप ये बोल सकते हैं कि एक सामूहिक रूप में होती है। क्या होती है? सामूहिक रूप में है। और उसी प्रकार से यहां किसी अगर राष्ट्र की बात की जाए या फिर साधनों संसाधन में आपको बताऊं, जिस प्रकार से सड़क है यूज होती है कि नहीं होती है, प्रत्येक व्यक्ति उसको यूज करता है, समाज का रहने वाला हर आदमी उसको यूज करता है, सामूहिक रूप से यूज होती है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि ये यूज करेगा ये नहीं करेगा, है कि नहीं है? व्यवस्थाएं किसके लिए की जाती हैं? मनुष्य जाति व्यक्तियों की सुविधाओं के लिए। तो ये सामूहिक रूप से वस्तुएं कहलाती हैं। लेकिन सार्वजनिक जो वस्तुओं का उदाहरण आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो शक्तिशाली राष्ट्र है अमेरिका किस प्रकार से इसमें मदद कर रहा है, तो उसका उदाहरण आगे देखें हम कि सार्वजनिक वस्तुओं से आशय ऐसी चीजों से है, ये बीच में उसकी आर्थिक व्यवस्था को दर्शाने वाला चित्र दिया गया है, डॉलरमयी दुनिया। डॉलर का जो वर्चस्व है, जो ग्लोब में, ये ग्लोब है एक तरह से विश्व के ऊपर दिखाया गया है कि ग्लोब पर जो ये विश्व है, जिस पर इस पर आर्थिक स्थिति में नंबर 1 या आर्थिक स्थिति में जो वर्चस्व है किसका है? अमेरिकी डॉलर का, यूएसए जो डॉलर है, ठीक है, अमेरिका की आप बोल सकते हैं अर्थव्यवस्था का, ठीक है। देखिए, डॉलरमयी दुनिया। आगे देखें, जिसका उपभोग कोई एक व्यक्ति करे। सार्वजनिक वस्तुओं का से आशय क्या है? जिसका उपभोग कोई एक व्यक्ति करे तो दूसरे को उपलब्ध इसी वस्तु की मात्रा में कोई कमी नहीं आए, यह होती है सार्वजनिक चीजें, ठीक है। स्वच्छ वायु और सड़क सार्वजनिक वस्तु के उदाहरण है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का सबसे बढ़िया उदाहरण समुद्री व्यापार मार्ग है, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस, SLOCS, ठीक है। अब आप ये जरूर से देखें इसको, जो आपकी बात आ रही थी सार्वजनिक वस्तुएं, तो अंतरराष्ट्रीय वैश्विक अर्थव्यवस्था में ये जो स्थिति दिखाई गई है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल दिया गया, उदाहरण दिया गया आपको, वो कौन सा है? समुद्री व्यापार मार्ग, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस, ठीक है, जिनका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज करते हैं। कौन करते हैं? व्यापारिक जहाज, ठीक है। देखिए, व्यापारिक जहाज से आशय जो व्यापार का आदान प्रदान होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब आप देखिए कि SLOC जो दिया हुआ है, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, समुद्री व्यापार मार्ग, वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सार्वजनिक वस्तु का सबसे बढ़िया उदाहरण है। इसका इस्तेमाल व्यापारिक जहाज करते हैं, मुक्त व्यापार इसके बिना संभव नहीं है, इसके बिना मुक्त व्यापार संभव नहीं है। दबदबे वाला देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करता है। जो ये दबदबे वाला देश है उस पर ये अब इसको कंट्रोल कैसे करता है? समुद्री व्यापार मार्ग, इस पर आवाजाही के नियम तय जो करता है वो कौन करता है? जो दबदबे वाला देश है, जो वर्चस्व वाला राष्ट्र है, ठीक है। इसलिए वो इनको कंट्रोल करता है। किसकी सहायता से करता है? अपनी नौसेना के माध्यम से करता है।
दूसरे विश्व युद्ध में ये पहले काम कौन करता था? ब्रिटिश नौसेना करती थी। अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति दुनिया के लगभग सभी महासागरों में है, तभी तो भाई वो सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन है, जो समुद्री व्यापार मार्ग है, इसको कंट्रोल करेगा, है कि नहीं है? क्योंकि उसके जितने भी महासागर हैं उनमें अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति है। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। ये सार्वजनिक वस्तुओं का अंतरराष्ट्रीय स्तर या वैश्विक अर्थव्यवस्था में सर्वोत्तम उदाहरण है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखें। खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार समुद्री व्यापार मार्गों के खुलेपन के बिना संभव नहीं है। मैंने आपको बताया था कि समुद्री व्यापार मार्ग, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, इनके बिना मुक्त व्यापार संभव नहीं है। मुक्त व्यापार का सिंपल सा आशय मैं आपको बता दूं, ज्यादा मीन्स अगर आप ना लगाएं। देखिए, मुक्त व्यापार से आशय क्या है? मुक्त व्यापार से सीधा सा आशय यह है, आप ये मान के चलिए कि मुक्त व्यापार क्या है? मुक्त व्यापार है, आप बोल सकते हैं कि दो राष्ट्रों के मध्य होने वाला व्यापार। तो राष्ट्रों के मध्य जो होता है, जैसे मान के चलिए ये भारत है, ये अमेरिका है, चीन है, रूस है, जो भी ये अन्य जो राष्ट्र होते हैं, ये अपने मध्य में जो समुद्री सीमाओं द्वारा जो आदान प्रदान करते हैं अपने व्यापारिक चीजों का, या बोलते हैं कि बिजनेस जो भी इनके मध्य होता है, उसको मुक्त व्यापार कहते हैं। और मुक्त व्यापार मान के चलिए कोई बड़ी वस्तु है, उनको किस द्वारा पहुंचाया जा सकता है? ना तो आप ये भी मानते हैं, ना तो उसको हवाई मार्ग द्वारा पहुंचाया जा सकता है। समुद्री सीमा में अब उनको जो बड़े बड़े जो जहाज होते हैं उनके, उसके द्वारा ही तो पॉसिबल है। तो जब तक ये नेवल शिप नहीं होगी, जब तक ये समुद्री मार्ग, उन पर आवाजाही के नियम नहीं होंगे और उनको कंट्रोल नहीं करेगा महाशक्ति। आवाजाही के नियम जरूरी होते हैं किसी चीज का। क्यों आप ये मानते हैं कि प्रकृति में या विश्व में कोई भी गतिविधि, उस पर किसी ना किसी का कंट्रोल जरूरी होता है। बिना कंट्रोल के आप ये समझ जाएं कि कोई भी चीज एक कायदे से नहीं होती है, तरीके से नहीं होती है। वो फिर आप बोल सकते हैं उसमें क्या होता है, किसी चीज का कुछ भी स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब तक किसी चीज का एक प्रोटोकॉल नहीं होता, तरीका नहीं होता है, और उस हिसाब से फॉलो करके वो नहीं निभाया जाता है, तो आप कहीं ना कहीं मान सकते हैं उसके घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। चाहे वो प्रकृति को ले लीजिए आप, चाहे वो किसी अन्य चीज पर आप लागू कर लीजिए। तो उसी प्रकार से यहाँ पर एक शक्तिशाली राष्ट्र है, जो दबदबे वाला जो राष्ट्र है, अपनी नौसेना के माध्यम से इनको कंट्रोल करता है, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशंस, समुद्री व्यापार मार्गों को। ठीक है, और इनके बिना मुक्त व्यापार संभव नहीं है। मैंने आपको बता दिया मुक्त व्यापार जो हम अन्य राष्ट्रों के साथ में करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इससे आगे देखें आपके, देखिए इससे आगे की स्थिति क्या है कि समुद्री व्यापार मार्गों के खुलेपन के बिना ये संभव नहीं है। दबदबे वाला देश अपनी नौसेना की ताकत से समुद्री व्यापार मार्गों पर आवाजाही के नियम तय करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुद्र में अबाध आवाजाही को सुनिश्चित करता है। अबाध्य, जो बाध्य ना हो। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश नौसेना का जोर घट गया और अब यह भूमिका अमेरिकी नौसेना निभाती है। मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से आज अमेरिका इन चीजों को कंट्रोल कर रहा है, उस प्रकार से पहले कौन करता था? ब्रिटेन नौसेना करती थी। जो आज अमेरिका की, यूएसए की जो नौसेना है, जो आप बोल सकते हैं वो कर रही है, नेवल आर्मी जो कर रही है आपकी, वो पहले कौन करती थी? ब्रिटेन नौसेना। कौन करती थी? ब्रिटिश की नौसेना। क्योंकि उस टाइम पर कहीं ना कहीं ब्रिटिश का वर्चस्व था, उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी थी। और आज अमेरिकी नौसेना की उपस्थिति दुनिया के लगभग सभी महासागरों में है, इसलिए। ठीक है, आगे देखें कि वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं का एक और उदाहरण बताया जाएगा इसमें। वो क्या है? देखिए कि वैश्विक सार्वजनिक वस्तु का एक और उदाहरण है इंटरनेट। क्या है? इंटरनेट। अब देखिए कैसे। देखिए, हालांकि आज इंटरनेट के जरिए वर्ल्ड वाइड वेब, जगत जोड़ता जाल। अब आप ये देखिए कि वैश्विक सार्वजनिक वस्तु का ये जो उदाहरण है इंटरनेट, ये आप माने कि इंटरनेट अमेरिकी है, जो अमेरिका की देन है। किसकी देन है? अमेरिका की। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जो आपका जो इंटरनेट है वो किसकी देन है? जो आपका इंटरनेट है वो किसकी देन है? जो आपका इंटरनेट है
जो इंटरनेट है वो किसकी देन है? यूएसए की। किसकी देन है? यूएसए की। किसकी देन है? यूएसए की। इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। जो इंटरनेट है, जो इंटरनेट आपका आज के वक्त में हम यूज कर रहे हैं, जो एक समाज की, एक राष्ट्र की नहीं बल्कि विश्व की आप बोल सकते हैं एक मूलभूत जरूरत बन के रह गई है। इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। किसका? सैन्य। मैंने आपको शायद लास्ट क्लास में भी बताया था कि सैन्य अनुसंधान अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है इंटरनेट। आज जो हम इंटरनेट देख रहे हैं वो किसका परिणाम है? सैन्य, अमेरिका द्वारा प्रदत्त। पहले तो आपको यही देखना है कि अमेरिका द्वारा प्रदत्त है। किसके द्वारा? अमेरिका द्वारा। ठीक है, ये किसके मतलब क्यों अमेरिका में किस लिए किया गया था? क्योंकि ये सैन्य अनुसंधान का मतलब वो सैन्य अनुसंधान कर रहे थे, जो एक आप बोल सकते हैं कि मिलिट्री रिसर्च प्रोग्राम जो होता है, मिलिट्री रिसर्च जो प्रोग्राम है उसका परिणाम क्या है, उसका रिजल्ट क्या है? इंटरनेट है। ठीक है, आपको ये बेशक आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो इंटरनेट का। और आज की स्थिति में आप ये माने कि यह परियोजना जो स्टार्ट हुई थी वो कब हुई थी? 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। आपको ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि जो ये परियोजना है, जो ये परियोजना बताई गई है आपको, ये आपको 1950 में स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी? 1950 में। ये मेन फैक्ट आपको जरूर ध्यान रखना है। जो परियोजना मैंने आपको बताई थी, ठीक है, वो आपको कब लागू हुई थी या कब अस्तित्व में आई थी? 1950 में। ठीक है, अब देखिए कि इस आभासी संसार साकार होता दिखता है वर्ल्ड वाइड वेब से। जो इंटरनेट है आपका, www जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, किसी भी वेबसाइट जो भी होता है का आभासी संसार साकार होता दिखता है। लेकिन ये चीज है जो अब इंटरनेट किसके माध्यम से चलता है? उपग्रहों के माध्यम से। ये आप अच्छी तरह से ध्यान रखें कि जो ये इंटरनेट है किसकी वजह से चलता है, किसकी वजह से कंट्रोल होता है? उपग्रहों के माध्यम से। जो सैटेलाइट होते हैं अंतरिक्ष में, उनके माध्यम से क्या होता है? ये कंट्रोल होता है। अब ये आप सोच के देखें कि अमेरिका में विश्व के सभी देशों के जितने सैटेलाइट वहां पर अंतरिक्ष में मौजूद हैं, उसमें से ज्यादातर किसके हैं? अधिकतर सैटेलाइट किसके हैं? यूएसए के हैं। किसके हैं? अमेरिका के हैं। इसलिए वो उनको भी कंट्रोल करता है। ठीक है, ये बात आपको अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। आगे पढ़े हम, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इंटरनेट अमेरिकी सैन्य अनुसंधान परियोजना का परिणाम है। यह परियोजना 1950 में शुरू हुई थी। आज भी इंटरनेट उपग्रहों के एक वैश्विक तंत्र पर निर्भर है और इनमें से अधिकांश उपग्रह अमेरिका के हैं। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, सार्वजनिक वस्तुओं का पहला उदाहरण हमने पढ़ लिया। कौन सा था सार्वजनिक वस्तुओं का पहला उदाहरण? सार्वजनिक वस्तुओं का पहला उदाहरण था समुद्री व्यापार मार्ग, एसएलओसी। ठीक है, अब हमने जो दूसरा पढ़ा वो है इंटरनेट, और दोनों पर ही किसका कंट्रोल है? अमेरिका का। आगे देखें, हम जानते हैं कि अमेरिका दुनिया के हर हिस्से, वैश्विक अर्थव्यवस्था के हर क्षेत्र तथा प्रौद्योगिकी के हर हल्के में मौजूद है। विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, समूचे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, में अमेरिका की 21% की हिस्सेदारी है। क्या है? 21% की हिस्सेदारी है अकेले अमेरिका की। ये आंकड़ा भी आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया, सुनिए, पहले तो इस आंकड़े को क्लियर कर दूं कि कुछ पुरानी पुस्तकों में या पुरानी आपकी जो बुक्स हैं उनमें ये दिया हुआ है 28%, ये आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, ये है 21%। क्या है? 21%। अब आप सोचेंगे सर ये चेंज कैसे? देखिए, जितनी भी आर्थिक स्थितियां हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं? बदलती रहती हैं, इनमें बदलाव आता रहता है थोड़ा बहुत। ठीक है, ये आप मान सकते हैं। जैसे कि हम रोजाना हर साल पढ़ते हैं कि आज स्थिति में विश्व में कौन है नंबर 1। आप बोल सकते हैं कि रिचेस्ट मैन कौन है। वो कभी कभी आंकड़े बदल जाते हैं, नहीं बदल जाते हैं। जैसे हमारे देश के नंबर 1 है कौन व्यक्ति हमारे देश में सबसे, आप बोल सकते हैं कि आर्थिक स्थिति मजबूत है, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है सबसे अच्छी है, किसकी इनकम सबसे ज्यादा है, तो कभी कोई व्यक्ति बन जाता है, कभी कोई व्यक्ति बन जाता है। तो आंकड़े बदलते रहते हैं साल दर साल। वो अपनी इनकम स्रोत पर होता है कि वो उसकी इनकम आप
आईएमएफ द्वारा निश्चित होती है, वो जो जिसके द्वारा भी बताई गई है, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो चाहे आईएमएफ द्वारा हो, उसके अनुसार क्या होती है, इन आंकड़ों में थोड़ी थोड़ी चेंजमेंट आता रहता है। ठीक है, हर साल 2 साल में जब ये काउंटिंग होती है उसमें थोड़े बहुत फर्क आता रहता है, तो इसलिए ये चेंज है। आपको ये ध्यान रखना कि आर्थिक मुद्दों में बदलाव आता रहता है। जो आपके आर्थिक मुद्दे हैं इनमें क्या है, बदलाव आता रहता है आपके आर्थिक मुद्दों में। ठीक है, ये पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस दिया गया, बताया गया। और आपको ये अभी जो नया आंकड़ा है ये आप ध्यान रख लें पहले तो। ठीक है, ये नई बुक्स का ये आंकड़ा है 21% की हिस्सेदारी है। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है मैंने आपको कि थोड़ा बहुत बदलाव इसमें होता रहता है। ठीक है, यदि विश्व के व्यापार में यूरोपीय संघ के अंदरूनी व्यापार को भी शामिल कर लें तो विश्व के कुल व्यापार में अमेरिका की लगभग 14% की हिस्सेदारी है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये आंकड़ा भी आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको अभी बताया कि इसकी जो कुल विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कितनी हिस्सेदारी है, 21%। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि उसके व्यापार में कितनी हिस्से, विश्व के कुल व्यापार में कितनी हिस्सेदारी है अमेरिका की, 14%। ठीक है, कुछ बुक्स में यह दिया हुआ है आंकड़ा आपका 15%, कितना, 15। ये 15% दे रखी है इसकी कुछ बुक्स में, तो ये आंकड़े थोड़ा अप डाउन है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें से आपको लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको देखना है, देखिए कि विश्व की अर्थव्यवस्था का एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें कोई अमेरिकी कंपनी अग्रणी 3 कंपनियों में से एक नहीं हो। कितनी बड़ी बात है, ये लाइन सिंपल है, आपको समझनी है कि मान के चलिए कि विश्व हो चाहे देश हो चाहे समाज हो, देखिए किसी भी संस्थान में आप मान सकते हैं, किसी भी संस्थान की जो स्थिति है वो अच्छी तरह से आप ये समझ सकते हैं कि क्या होती है, उसकी स्थिति ये होती है कि आप मान लें, देखिए कि जो देखा जाता है नंबर, काउंटिंग जो की जाती है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड होती है, नहीं होती है, प्रमुख यही होते हैं मेन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पोजीशन देखी जाती है। तो अमेरिका है जो, यूएसए जो है, उसमें से आप बोल सकते हैं कि विश्व की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उसमें से अमेरिका की कोई ना कोई पोजीशन एक जरूर होगी, चाहे तो वो फर्स्ट होगा, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो थर्ड भी हो सकता है, लेकिन इससे नीचे नहीं है। वो इन तीनों में से जरूर आंकड़ा उसका एक होगा, जरूर उसका ये कोई आंकड़ा जरूर होगा, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, इनमें से आप जरूर बोल सकते हैं कि ये आंकड़ा जरूर उसका होगा, पोजीशन जरूर होगी उसकी। आप ये समझें कि जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, अग्रणी जितनी भी कंपनियां हैं क्षेत्रों में विश्व पटल पर, तो विश्व पटल पर ये जो आप बोल सकते हैं कि विश्व पटल पर जितनी भी अग्रणी कंपनियां हैं, अग्रणी जो अच्छी कंपनियां हैं, जितनी भी ये कंपनियां हैं, इनमें से अमेरिका की जो इनकी जो 3 पोजीशन होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो इसमें से अमेरिका की, यूएसए की आप बोल सकते हैं कोई ना कोई पोजीशन जरूर होगी, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो थर्ड हो, इसमें से एक या तो फर्स्ट हो सकती है, एक सेकंड हो सकती है, या थर्ड जरूर होगी। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि उसकी पोजीशन इनमें से एक जरूर होगी। ठीक है, ये जरूर समझ के चलना है आपको। आगे देखें, इससे जो इसकी स्थिति है, देखिए इसकी जीडीपी दे रखी है, इसकी जो अमेरिका की है। ठीक है, ये चार्ट है उसका, क्या आप बोल सकते हैं कि विश्व की आर्थिक स्थिति में किस प्रकार से उसकी स्थिति है। देखिए इस चार्ट में जो बताया गया आपको, इसमें आप ये देखिए कि जो अमेरिका है उसकी कितनी हिस्सेदारी है। ठीक है, ये जो अन्य जो देश दे रखे हैं इनको देख ले रहे हैं आप एक बार, कि देखिए यहाँ पर सभी देशों का अपने अपने हिसाब से दिया गया है आंकड़ा, जितना भी बताया गया है। जीडीपी का मैं आपको बता दूं, जीडीपी की जो फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद, क्या है इसकी जो फुल फॉर्म है, आप ध्यान रख लेना। जो जीडीपी है इसका हिंदी में बोलते हैं इसको सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है, ये मैंने आपको ध्यान रखना है, सकल घरेलू उत्पाद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये जीडीपी की फुल फॉर्म होती है। अब इसमें आप जीडीपी में देखें, अमेरिका की जो जीडीपी है वो विश्व में अकेले देखिए यहाँ पर कितना क्षेत्र कवर अप कर रहा है। ठीक है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, आगे की स्लाइड में इसको क्लियर आपको बताया गया है, वो देखते हैं अब हम। ठीक है, आगे देखते हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्या है? सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन सैन्य शक्ति के दायरे के उलट विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका के कई तगड़े प्रतिद्वंदी हैं। अब सैन्य शक्ति के दायरे के उलट मतलब उसके विपरीत अर्थव्यवस्था में सैन्य शक्ति का मुकाबला उसका कम कर पा रहे हैं अन्य जो देश हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था में उसके प्रतिद्वंदी तगड़े हैं। यदि हम तुलनात्मक क्रय शक्ति के हिसाब से देखें तो यह बात और स्पष्ट हो जाती है कि दाएं आरेख से इस बात को अच्छी तरह से समझा जा सकता है कि तुलनात्मक क्रय शक्ति पीपीपी जो दे रखी है, परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, ये पीछे देख लीजिएगा, इसमें दी हुई है आपके पीपीपी, ये दे रखी है ना आपकी, देखिए ये है ना। ठीक है, इसमें अमेरिका की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन सैन्य शक्ति के दायरे के उलट विश्व की अर्थव्यवस्था में अमेरिका के कई तगड़े प्रतिद्वंदी हैं। इसमें दे रखी है आपकी, देखिए इस बात को अच्छी तरह से समझा सकता है कि तुलनात्मक क्रय शक्ति, जो तुलना के रूप से जो क्रय शक्ति है वही है पीपीपी, मतलब तुलना करके क्रय शक्ति देखना, उसकी क्या देखना, तुलना रूप से अन्य देशों के साथ उसकी जो तुलना करके क्या देखी जा रही है, उसकी क्रय शक्ति, खरीदने वाली शक्ति। पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी से आशय जो किसी राष्ट्र की मुद्रा से में वस्तुओं और सेवाओं की वास्तविक खरीदारी से लिया गया है। ठीक है, ध्यान रहे कि अमेरिका की आर्थिक प्रबलता उसकी ढांचागत ताकत यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था एक खास शक्ल में ढालने की ताकत जुड़ी हुई है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड प्रणाली कायम हुई। क्या हुई? ब्रेटन वुड प्रणाली कायम हुई। अब आप बोलेंगे ब्रेटन वुड प्रणाली क्या है? ब्रेटन वुड प्रणाली के बारे में बताऊं मैं आपको। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड प्रणाली कायम हुई। कायम हुई मतलब आई। ब्रेटन वुड जो प्रणाली है कुछ नहीं है इसमें, बस यही है कि दूसरे विश्व युद्ध के कारण जिन देशों की आर्थिक व्यवस्था खराब हो चुकी थी, अधिकतर देशों की क्या हो चुकी थी, आर्थिक व्यवस्था खराब हो चुकी थी, इनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए यह प्रणाली लाई गई थी। जो द्वितीय विश्व युद्ध में जिन देशों की आर्थिक व्यवस्था क्या हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी, उनकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ब्रेटन वुड प्रणाली लाई गई थी। ठीक है, ब्रेटन वुड सिस्टम के तहत डॉलर को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बना दिया गया। मतलब जो डॉलर है, अमेरिकी जो मुद्रा है, उसको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बना दिया गया। ब्रेटन वुड प्रणाली लागू होते ही आईएमएफ तथा डब्ल्यूबी वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। आप मान सकते हैं इसको, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसकी, और वर्ल्ड बैंक डब्ल्यूबी वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। ब्रेटन वुड लागू होने के बाद अमेरिकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई। अब जब आप माने कि जब अमेरिकी जो मुद्रा है डॉलर, क्या है, अमेरिकी जो मुद्रा है डॉलर, आप ये समझें, देखिए अमेरिकी मुद्रा जो है वो कौन सी है मुद्रा है उसकी, डॉलर। कौन सी है? जिस प्रकार से भारत देश की मुद्रा क्या है, रुपया, उसी प्रकार से अमेरिकी मुद्रा कौन सी है, डॉलर। अब इस डॉलर को ब्रेटन वुड प्रणाली के तहत, ब्रेटन वुड प्रणाली क्यों लाई गई ये मैंने आपको बता दिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुई थी, इसमें जिन देशों की फाइनेंशियल कंडीशन, जिन देशों की अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी थी, उन अर्थव्यवस्था बिगड़ चुकी थी, उसमें सुधार लाने हेतु, ठीक है, उसमें सुधार लाने हेतु, क्या लाने हेतु, सुधार लाने के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ब्रेटन वुड प्रणाली ये लगी, और इसमें क्या किया गया था कि जो डॉलर है, पहले बात तो आईएमएफ ध्यान रखना है आपको कि इसकी स्थापना इसी के तहत हुई, इसके आते ही, और डब्ल्यूबी वर्ल्ड बैंक की भी स्थापना हुई। तो ये दो संस्थान थे जो विश्व पटल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इनकी स्थापना हो गई।
ठीक है, पहले तो ये ध्यान रखना है। WB और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, इनकी स्थापना हो गई इसके तहत, इसके ब्रेटन वुड प्रणाली के आते ही। और डॉलर को क्या बना दिया गया? डॉलर को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बना दिया गया। क्या बना दिया गया? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बना दिया गया। इसको अंतरराष्ट्रीय मुद्रा बना दिया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले तो ये मैटर है। अब इसके आगे पढ़ लेते हैं, इसमें क्या दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रेटन वुड प्रणाली कायम हुई थी। अमेरिका द्वारा कायम यह प्रणाली आज भी विश्व की अर्थव्यवस्था की बुनियादी संरचना का काम कर रही है। इस तरह हम विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, यह है विश्व बैंक। मैंने आपको बताया था वर्ल्ड बैंक, इसके आते ही वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। ये दे रखा है जो विश्व बैंक, ठीक है। WB, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हो गई। और आप बोल सकते हैं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, क्या? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, ठीक है, IMF, इनकी स्थापना हो गई इसके आते, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और विश्व व्यापार संगठन को अमेरिकी वर्चस्व का परिणाम मान सकते हैं। किसका रिजल्ट मान सकते हैं? अमेरिकी वर्चस्व का, क्योंकि उसी के द्वारा ये ब्रेटन वुड प्रणाली चलाई गई कहीं ना कहीं। और इनकी स्थापना भी IMF और जो WB है आपका, इनकी स्थापना में बहुत बड़ा हाथ किसका मान सकते हैं? अमेरिका का, ठीक है। अमेरिका की ढांचागत ताकत का एक मानक उदाहरण MBA, क्या? MBA मैंने आपको बताया था, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। MBA की फुल फॉर्म है आपकी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की अकादमिक डिग्री है। मैंने आपको बताया था ढांचागत ताकत का, जिसका उदाहरण क्या था? जाबू के बारे में दिया गया। आपके इस चैप्टर की शुरुआत में, इस आपके चैप्टर की जब शुरुआत हुई, तो चैप्टर की जब शुरुआत में मैंने आपको बताया था, चैप्टर की शुरुआत में जब मैंने आपको बताया था, तो चैप्टर की शुरुआत में ही आपको पता होगा एक जाबू नाम के लड़के का उदाहरण आया था, जिस पर परंपरा का असर था। जनजातीय परंपरा वाली कला का असर था। याद होगा आपको, हमने क्लास में भी जिक्र किया है मैंने इसका। और इस उदाहरण को मैं पहले भी बता चुका हूं, MBA वाले उदाहरण को, ठीक है। तो आपको ये अच्छी तरह से पता होगा कि जब ये उदाहरण आया, ठीक है, तो आपको ये समझ आ रहा होगा जनजातीय परंपरा कला का असर था उस पर। लेकिन उसके जो पिता हैं वो क्या चाहते थे कि वो किसकी पढ़ाई करे? MBA की पढ़ाई करे। उसके पिता चाहते थे ये। तो क्यों चाहते थे? क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका द्वारा प्रदत्त, और MBA की पढ़ाई कहां से आई है? USA द्वारा आई है। कहां से आई है? USA के द्वारा प्रदत्त है, USA के द्वारा प्रदत्त है। आपको ये पहली बात तो अच्छी तरह से ध्यान रखनी है कि MBA की जो पढ़ाई है कहां से प्रदत्त है? MBA की पढ़ाई USA के द्वारा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसके वर्चस्व को दिखा रहा है, अमेरिका के ढांचागत वर्चस्व को। ढांचागत वर्चस्व से मैंने आपको सीधा सीधा मतलब बता दिया था कि ढांचागत वर्चस्व का मतलब सीधा सीधा है उसकी आर्थिक स्थिति का वर्चस्व। MBA का है, उसी की देन है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और अमेरिका का मानना है कि व्यवसाय कौशल पर निर्भर करता है। सोच क्या थी उसकी मैंने इसके पीछे, कि अमेरिका की सोच थी कि जो व्यवसाय है, जो बिजनेस है, वो किस पर डिपेंड करता है? कौशल पर डिपेंड करता है, स्किल पर डेवलप करता है। और स्किल को डेवलप करने के लिए, डेवलप कैसे माना, उसने कैसे माना था कि स्किल को डेवलप कहां किया जा सकता है? स्किल को डेवलप उसने माना था कि विश्वविद्यालयों में किया जा सकता है, विश्वविद्यालयों में। इसीलिए उन्होंने इस पढ़ाई की स्टार्ट की कि विश्वविद्यालयों के द्वारा ही इसको बढ़ाया जा सकता है। किसको? स्किल को, उसका जो कौशल है, मेन जो कौशल है, ठीक है। इसलिए MBA की पढ़ाई किसके द्वारा प्रदत्त है? स्किल, कौशल, ठीक है। किसके द्वारा बढ़ा सकते हैं इसको? विश्वविद्यालय में पढ़ाई करवा के इसको बढ़ा सकते हैं, तभी वो व्यवसाय को बढ़ा सकता है। तो आप ये सोच सकते हैं, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑफ, ये ऑफ का ही आप बोल सकते हैं एक तरह से है, जिस प्रकार से हम ऑफ बोलते हैं वहां ये इसको ऑफ बोला जाता है, ठीक है। आप ये देख लें अच्छी तरह से, ये समझ में आ गया होगा कि MBA किसके द्वारा प्रदत्त है? अमेरिका द्वारा चलाई गई। क्यों चलाई गई? क्योंकि कहीं ना कहीं मानता है कि बिजनेस को कौशल के द्वारा बढ़ाया जा सकता है, और कौशल को एक विश्वविद्यालय में पढ़ाकर या सीखकर ही बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। MBA आज पूरे विश्व में एक प्रतिष्ठित अकादमिक डिग्री है, और इसीलिए उसका बोलबाला है। और यही अमेरिका की ढांचागत ताकत का एक मानक उदाहरण है,
ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं कि यह विशुद्ध के रूप से अमेरिकी धारणा है। ठीक है, विशुद्ध रूप से अमेरिकी धारणा है, बिल्कुल क्लियर बोल सकते हैं कि यह अमेरिकी धारणा है कि व्यवसाय अपने आप में एक पेशा है जो कौशल पर निर्भर करता है और इस कौशल को विश्वविद्यालय में अर्जित किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में वाहन स्कूल के नाम से विश्व का पहला बिजनेस स्कूल खुला। ठीक है, ये आपको ध्यान जरूर रखना है। आपको अच्छा, पेंसिल्वेनिया से आपको कुछ याद आया? थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको अच्छा से समझ आ जाए। क्या कि पेंसिल्वेनिया से जो स्थान का नाम दिया गया है, इससे आपको क्या ध्यान आया? ये शब्द पहले भी आया था, आपको याद हो 9/11 की जब आतंकवादी घटना हुई थी अमेरिका पर, जब हमले किए गए थे तो 3 प्लेन तो क्रैश कर दिए गए थे। एक किया गया था, पहला जो किया गया था, पहले और जो दूसरे विमान क्रैश किए गए थे वो किए गए थे न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के उत्तरी और दक्षिणी टावर से। और थर्ड जो था, आपको पता होगा, अमेरिका का जो रक्षा विभाग है पेंटागन, उस पर जाके क्रैश किया गया था। लेकिन अमेरिका की कांग्रेस की बिल्डिंग से जो टकराना था, चौथा जो विमान जो टकराने जा रहा था या टकराना था, वो पहले ही वहां से टकराने से पहले ही क्या हुआ था, पेंसिल्वेनिया के खेत में क्रैश हो गया था। तो ये पेंसिल्वेनिया का स्थान आपको ध्यान आ गया। और इसमें दिया गया है, आपको जो उदाहरण दिया गया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में वाहन स्कूल के नाम से विश्व का पहला बिजनेस स्कूल खुला। ठीक है, ये उदाहरण किसके लिए बताया गया है कि ये जो अमेरिका मानता है कि कौशल को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, बिजनेस को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, कौशल के द्वारा। और कौशल को कहां सीखा जा सकता है, विश्वविद्यालय में पढ़ाकर। तो वहीं बताया गया है कि नाम वाहन स्कूल के नाम से विश्व का पहला बिजनेस स्कूल खुला जिसमें ये बिजनेस के कौशल सिखाए गए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो स्थापना है, इसकी स्थापना सन 1881 में हुई। इसकी जो स्थापना है कब हुई, 1881 में। ठीक है, आपको ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। एमबीए की शुरुआती पाठ्यक्रम 1900 से आरंभ हुए। इसकी जो शुरुआती पाठ्यक्रम है कब से आरंभ हुए, 1900 से। अमेरिका से बाहर एमबीए की किसी पाठ्यक्रम की शुरुआत सन 1950 में ही जाकर हो सकी। आज दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें एमबीए को एक प्रतिष्ठित अकादमिक डिग्री का दर्जा हासिल न हो। इस बात से हमें अपने दक्षिण अफ्रीकी दोस्त जाबू की याद आती है। अच्छा, आपको समझ हो गया होगा, क्लियर आ गया होगा कि जो दक्षिण अफ्रीका जो है आपका साउथ अफ्रीका, उसका जो जाबू का जो उदाहरण दिया गया था वो किस प्रकार से दिया गया था और क्यों दिया गया था, अब यहां आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा। क्योंकि उसके अमेरिका के ढांचागत वर्चस्व या आप बोल सकते हैं उसके आर्थिक वर्चस्व, प्रशासनिक वर्चस्व को दर्शाता है। ठीक है, अब ये समझ गए आप कि इस बात से हमें अपने दक्षिण अफ्रीकी दोस्त जाबू की याद आती है। ढांचागत वर्चस्व को ध्यान में रखें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि जाबू के पिता क्यों जोर दे रहे थे कि वह पेंटिंग की पढ़ाई छोड़कर एमबीए की डिग्री ले। ठीक है, आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि कहीं ना कहीं वो किससे आप बोल सकते हैं कि उनके विचार एमबीए को क्यों मान रहे थे, क्योंकि ना कहीं उस वर्चस्व से प्रभावित थे उसके पिता। ठीक है, अमेरिका के जो वर्चस्व है एमबीए के रूप में, इससे प्रभावित कौन थे, आप जाबू के पिता को मान सकते हैं। ये जो आपकी स्थिति है एमबीए वाली की, तो आप समझ गए होंगे क्यों ये उदाहरण दिया गया, किस प्रकार से इसका वर्चस्व को ये दिखा रहा था। ये आप अच्छी तरह से समझ गए तो आपको समझ में आ गया होगा कि अमेरिकी वर्चस्व किस प्रकार से विश्व में प्रसारित है। ठीक है, इससे जो आगे का टॉपिक आएगा, इससे आगे का टॉपिक आएगा अमेरिका के सांस्कृतिक स्थिति को दर्शाने वाला, अमेरिका की संस्कृति का वर्चस्व, जो कि आपके चैप्टर की शुरुआत में एक उदाहरण दिया गया था आंद्रेई का। ठीक है, जो चर्च में जीन्स पहन के जाता है और उसकी मां उसको मना करती है। ठीक है, तो ये उसकी संस्कृति के वर्चस्व को दर्शाएगा। वो एक छोटा उदाहरण दिया गया था किस प्रकार से अमेरिका की संस्कृति विश्व पटल पर एक छाप छोड़ रही है, वो हम अगली क्लास में जरूर समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस क्लास में देखकर इसको जरूर पढ़ें कि अमेरिका के ढांचागत वर्चस्व, जो उसकी आर्थिक स्थिति है, उसको किस प्रकार से विश्व में पढ़ा गया। ये हमने आपको पढ़ा चुके हैं, ये आप क्लास देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अमेरिका का जो ढांचागत वर्चस्व है उसका मैंने आपको बता दिया कि ढांचागत वर्चस्व से आशय सीधा सीधा आप लगा सकते हैं उसके आर्थिक स्थिति के वर्चस्व। ठीक है, आप ये समझ गए होंगे। अब
आपको जो आगे का टॉपिक रहेगा आपका इस चैप्टर के, आप सांस्कृतिक पाठ्यक्रम जो दिया गया आपका, आप बोल सकते हैं कि इसमें मैंने आपको 3 तरह के वर्चस्व बताए थे आपके इस चैप्टर के। सैन्य वर्चस्व हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, आर्थिक वर्चस्व हमने आज की क्लास में पढ़ा, और अब इससे की आगे की जो क्लास होगी वो हमारी इसकी संस्कृति के वर्चस्व को दर्शाएगी या बताएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक रेगुलरिटी के साथ में आप पूरी क्लासों को देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।